everyone, welcome to CUET PG Adda 24/7. This is Priya, your educator and mentor for economics. एंड जैसा कि आपको पता है कि अभी तक बहुत सारे जो आपके CUET PG इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें हम लोग साथ मिलके यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं एंड उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके CUET PG इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ था 2024 में। उस पेपर को हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे। ऑल द 75 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। सो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो 2024 का जो पेपर का लेवल था दैट वाज अ मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि 4 to 5 क्वेश्चन थोड़े से अनएक्सपेक्टेड लगते हैं, बट अदरवाइज जो एग्जाम का लेवल था दैट वाज मॉडरेट। तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन सभी सेशंस जिनमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। इन सेशंस का मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, दे वांट टू नो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम का लेवल क्या रहा है, उसके बारे में उनको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, पहला ही क्वेश्चन एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि ट्रेड ऑफ क्या है। अब इन चारों ही ऑप्शंस को अगर आप रीड करोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर कि अ ट्रेड ऑफ इज अ कॉन्स्ट्रेंट दैट रिक्वायर्स गिविंग अप वन थिंग टू गेट अनदर। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जिसमें एक चीज को अगर आपको इंक्रीज करना है तो दूसरे की अमाउंट को या क्वांटिटी को आपको रिड्यूस करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि एक ऐसा कर्व है जो हमें दो गुड्स के वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड करता है जो हमारी इकोनॉमी में हम हमारी गिवन रिसोर्सेज एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज कर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पीपीसी कैसा होता है? ऐसा। यहाँ पर हमारे पास गुड एक्स है और यहाँ पर हमारे पास गुड वाई है। अब अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि हमारे पास लेट्स से हम पहले कोई ये वाला कॉम्बिनेशन गुड एक्स एंड गुड वाई का हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे थे जिसमें गुड वाई की इतनी और गुड एक्स की इतनी क्वांटिटी है। फिर हमने क्या करा, लेट्स से हमने गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो अगर हमने गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाया है, हम इस पॉइंट से इस कॉम्बिनेशन पर आ चुके हैं, तो जब हमने गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाया तो हमें गुड वाई को गिव अप करना पड़ेगा। तो यही ट्रेड ऑफ होता है कि एक की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे की क्वांटिटी को गिव अप करना पड़ रहा है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन दे दिया। क्या गिवन है? एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें मैम इस फॉर्म का गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारे पास पावर है, अगर इन दोनों ही पावर्स का जो सम है वो यहाँ पर 2 निकल कर आता है तो ये हमारा किस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन है, ये हमें इनमें से कौन सा रिटर्न्स टू स्केल यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक चीज समझा रखी है कि जब भी आपसे रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना, क्या याद रखना है आपको? सबसे पहली बात कि अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन एक लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है तो वहां पे हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। अगर लियोन्टिफ या फिर जिसे हम फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ये वाला केस है तो भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। लेकिन अगर आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो उसमें तीनों में से कोई भी रिटर्न्स टू स्केल हो सकता है। हमें कैसे पता चलता है कौन सा रिटर्न्स टू स्केल है? सिंपल सी बात है, आपको पावर्स को ऐड करना है। अगर पावर्स को ऐड कर कर आपको यहाँ पे 1 मिलता है, इट मीन्स यहाँ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। यहाँ अगर पावर्स को ऐड कर कर आपको मोर देन 1 मिलता है मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। और अगर इन्हीं पावर्स को ऐड कर कर आपको लेस देन 1 वैल्यू मिल रही है मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंपली यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कॉप डगलस का केस है। पावर्स का सम 2 के बराबर है, मतलब कि पावर्स का सम मोर देन 1 है, और जब भी पावर्स का सम मोर देन 1 होता है वहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमारा हमें शो होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात एकदम सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी और मैंने बाकी के सारे जो पॉसिबल केसेस हैं, जो प्रोबेबल केसेस हैं, वो भी आपको यहाँ पे समझाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो कई बार क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर ही आप डर जाते हो और उस क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट कुछ होता भी नहीं है कि आप उसे अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, तो इसे रीड करते हैं और इसे आंसर करने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया है कि मान लो कि 2 फर्म्स हैं, एक फर्म आई है और एक फर्म जे है। इन दोनों ही फर्म्स की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है और दोनों ही फर्म्स की मार्जिनल कॉस्ट सेम है। ठीक है, ओके। तो एक फर्म आई है और एक फर्म जे है। इन दोनों ही फर्म्स की जो मार्जिनल कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्ट फर्म आई की और मार्जिनल कॉस्ट फर्म जे की, दोनों की कॉस्ट यहाँ पर आपस में बराबर है। और किसके बराबर है? लेट्स से
स्मॉल सी के बराबर है, ठीक है। दोनों ही जो फर्म्स है वो आइडेंटिकल गुड बनाती है, दोनों ही फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर हम कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ओलिगोपॉली मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, आइडेंटिकल है, ठीक है। ओलिगोपॉली मार्केट के बारे में हम बात करें, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्म्स प्राइस पे कॉम्पिटिट करती हैं, फर्म्स कॉम्पिटिट ऑन प्राइस। अब तो आप लोगों को कुछ याद आ गया होगा कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारे के सारे केसेस है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, इट मींस यहाँ पर हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल। तो ओलिगोपॉली मार्केट में हमारे पास यहाँ पे कौन सा केस है, बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल है। क्यों? क्योंकि बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल विच वाज गिवन बाय जोसेफ बर्ट्रांड, वहाँ पे हम यही कहते हैं कि हमारे पास दो फर्म्स हैं, दो जो फर्म्स हैं इसी वजह से इसका नाम डुओपॉली पड़ जाता है, बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल। दोनों फर्म्स का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, दोनों फर्म्स की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कॉन्स्टेंट है और दोनों ही फर्म्स की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो यहाँ पर बराबर है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि दोनों फर्म्स प्राइस पे कॉम्पिटिट करती हैं। हर एक फर्म को ये लगता है कि मैं अपना प्राइस कितना ही चेंज क्यों ना कर लूँ, मेरी राइवल फर्म अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगी। आगे देखो क्या कहा गया है कि अगर यहाँ पर फर्म आई जो प्राइस चार्ज कर रही है वो फर्म जे की प्राइस से हायर होगी, तो देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम है। अगर फर्म आई फर्म जे से अपना प्राइस ज़्यादा रखेगी तो लोग फर्म आई का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, यानी कि फर्म आई के प्रोडक्ट की डिमांड जीरो हो जाएगी, लोग सिर्फ और सिर्फ फर्म जे से ही पूरी की पूरी डिमांड को मीट कर रहे होंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इफ़ price of firm I is more than price of firm J, the demand for firm I is zero। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा केस समझाती हूँ। अगर फर्म I की प्राइस फर्म J की प्राइस से ज़्यादा है तो फर्म I की जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो जीरो हो जाती है, पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को फर्म J मीट करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर फर्म J का प्राइस फर्म I के प्राइस से हायर होगा, अगेन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, लेकिन फर्म J अगर हायर प्राइस चार्ज करेगा तो पूरी की पूरी जो मार्केट डिमांड है वो फर्म I मीट करेगा, पूरी की पूरी डिमांड फर्म I के पास चली जाएगी एंड फर्म J जो यहाँ पे डिमांड मीट करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। फर्म J यहाँ पे डिमांड नहीं मीट कर रहा होगा, पूरी की पूरी डिमांड फर्म I के द्वारा मीट की जा रही होगी। और अगर दोनों का ही प्राइस बराबर हो जाए तो दोनों मार्केट में जितनी भी डिमांड है दोनों ही उस मार्केट डिमांड का आधा आधा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, यानी कि जितनी भी मार्केट में डिमांड है उसका आधा प्रोडक्शन फर्म I एंड आधा प्रोडक्शन फर्म J कर रही होगी। ओके, सेम चीज लिखी है, right, that if the price are equal then they share the market equally and hence the demand for firm I is Q by 2 and firm J के लिए भी Q by 2 हो जाएगी। ओके, आपसे पूछा गया है इन इक्विलिब्रियम, यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा गया है बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल के केस में हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलता है, जहाँ पर दोनों ही फर्म्स की प्राइस इनमें से कैसी हो जाती है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि हम बर्ट्रांड डुओपॉली मॉडल में क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होता है। यहाँ पे बच्चे दोनों ही फर्म्स की जो प्राइस है, हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, जहाँ पे दोनों ही फर्म्स की प्राइस आपस में बराबर हो जाती हैं और वो किसके बराबर हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती हैं, राइट। और यहाँ पे होता क्या है, दोनों ही फर्म्स मार्केट डिमांड को पूरा का पूरा मीट करती है। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है, जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो मार्केट डिमांड के बराबर प्रोड्यूस होता है। अब इसमें से आधा आउटपुट एक फर्म यानी कि फर्म I प्रोड्यूस करेगी और आधा आउटपुट फर्म J प्रोड्यूस करेगी। आपसे सिर्फ प्राइस के बारे में पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, दोनों ही फर्म्स की प्राइस बराबर होगी, किसके बराबर होगी, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। आपसे कहा गया है कि ये एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ये हमारे पास हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन है और ये एक लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ओके, देन अगर हमने हमारे इस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारे इनपुट्स हैं उन इनपुट्स को हमने एक कांस्टेंट वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनमें से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमारे आउटपुट से रिलेटेड। अब एक चीज जरा ध्यान से देखेंगे, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है दिस, ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब
होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या फिर लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, हमें ये समझना है। देखो, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, हम हमारे उस प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे सभी इनपुट्स को किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी उस कांस्टेंट वैल्यू रेज टू द पावर समथिंग से मल्टीप्लाई हो जाता है अगर, तो हम उस प्रोडक्शन फंक्शन को होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, अब जरा ध्यान से देखो। लेट्स से बच्चे, मैंने कहा कि यहाँ पर जो हमारे इनपुट्स थे लेबर एंड कैपिटल, उसे मैंने किसी कांस्टेंट वैल्यू ए से मल्टीप्लाई करा, लेबर को भी किसी कांस्टेंट वैल्यू से और कैपिटल को भी उसी सेम कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे रिजल्ट क्या देखने को मिला कि जो हमारा आउटपुट लेवल है, आउटपुट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से, जो हमारा आउटपुट लेवल है वो भी उसी कांस्टेंट रेज टू द पावर समथिंग से मल्टीप्लाई हो गया है। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कि जो आउटपुट है वो इस कांस्टेंट वैल्यू रेज टू द पावर समथिंग से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये उसी का एक मल्टीप्लिकेटिव बन चुका है, राइट। ओके, अब यहाँ पे लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है उसकी जो पावर है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ये 1 के बराबर है। ये जो कांस्टेंट है जिससे हमने मल्टीप्लाई करा है, इसकी पावर 1 के बराबर है, राइट। तो हम कह रहे हैं कि ये एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। अब जब भी कोई प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जब भी कोई प्रोडक्शन फंक्शन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है और उसमें भी वो अगर लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल फॉलो हो रहा होता है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ये एग्जिबिट करता है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है कि आपने अगर इनपुट्स को डबल करा तो आउटपुट भी डबल हो गया। तो देखो यहाँ पे सेम चीज हुई है, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। हम कह रहे हैं कि हमने अगर हमारे सभी इनपुट्स को एक कांस्टेंट वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि हमने हमारे सभी इनपुट्स को अगर डबल करा, तो क्योंकि ये एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है जिसका मतलब होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ये एग्जिबिट करेगा, तो अगर हमने इनपुट्स को डबल करा इट मींस हमारा आउटपुट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनकर आएगा कि लेट्स से हमारे पास हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरीके का था। हमने हमारी लेबर को भी कांस्टेंट वैल्यू ए किसके बराबर है 2, इससे मल्टीप्लाई करा और कैपिटल को भी इससे मल्टीप्लाई करा। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ कि हमारे पास हमारा जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन है वो इस तरीके से इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ आउटपुट के टर्म्स में। तो देखो क्या हुआ, हमारा आउटपुट भी उसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया रेज टू द पावर समथिंग। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, हमारे कांस्टेंट की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है, इसीलिए हमने क्या कहा कि n की वैल्यू 1 है। इट मींस एक लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एग्जिबिट कर रहा है। अब एक चीज सिंपल से देखो, हमारा यहाँ पर अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का केस बन रहा था तो हमने अगर इनपुट्स को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आउटपुट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनपुट्स को डबल करा तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इनिशियल जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको थोड़े से ऐसे लगेंगे कि उनमें टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है, बट वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। मुझे आपको समझाने में समय इसलिए लग रहा है सो दैट जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता बेसिक, उन्हें भी इन क्वेश्चंस के थ्रू चीजें समझ में आए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक फर्म 1 है और एक फर्म 2 है। फर्म 1 के पास 2 ऑप्शन है कि वो या तो फर्म 2 के साथ कॉपरेट करे या उसके साथ कॉम्पिटिट करे। सिमिलरली फर्म 2 के पास भी 2 ऑप्शन है कि वो फर्म 1 के साथ या तो कॉपरेट कर ले या कॉम्पिटिट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है। क्या गिवन है, इन द टेबल अबव फर्म 1 एंड फर्म 2 कैन कॉपरेट टू शेयर मार्केट प्रॉफिट्स और कॉम्पिटिट विद ईच अदर। अब हर एक सेल में हमें प्रॉफिट गिवन है, वो भी करोड़्स में। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों ही फर्म कॉपरेट करती हैं, फर्म 1 एंड फर्म 2 दोनों ही कॉपरेट करती हैं, तो दोनों को मार्केट में 5-5 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। सेम चीज लिखी है। ओके, सिमिलरली अगर मान लो फर्म 1 कॉपरेट करती है लेकिन फर्म 2 कॉम्पिटिट करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो फर्म कॉम्पिटिट कर रही है पूरा प्रॉफिट उसे मिल जाएगा 10 करोड़ का, और जो फर्म कॉपरेट कर रही थी उसे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। तो फर्म 1 एंड फर्म 2, फर्म 1 ने कॉपरेट करा, फर्म 2 ने कॉम्पिटिट करा, तो फर्म 2 को 10 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, फर्म 1 को 0 प्रॉफिट मिला है। सिमिलरली अगर मान लो फर्म 1 कॉम्पिटिट करे और फर्म 2 कॉपरेट करे, तो कॉपरेट कौन कर रही है, फर्म 2, तो फर्म 2 का प्रॉफिट 0, और
कॉम्पिटिट कौन कर रही थी, फर्म 1, तो इसका 10 करोड़ का प्रॉफिट। और अगर मान लो दोनों ही फर्म्स मिलकर कॉम्पिटिट करना चाहती हैं, दोनों ही फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करती हैं, तो दोनों को 2-2 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, हमें एक सिंपल सी चीज बता रखी है कि अगर दोनों फर्म्स कॉपरेट करती हैं तो दोनों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें गिवन है 5-5 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर दोनों ही फर्म्स यहाँ पर कॉम्पिटिट करती हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों को ही यहाँ पर 2-2 करोड़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो फर्म 1 कॉपरेट करती है लेकिन फर्म 2 कॉम्पिटिट करती है, तो इसने कॉपरेट करा तो इसका प्रॉफिट 0, इसने कॉम्पिटिट करा तो इसका प्रॉफिट 10 करोड़ का। सिमिलरली मान लो फर्म 2 जो है वो यहाँ पर कॉपरेट कर रही है लेकिन फर्म 1 यहाँ पे कॉम्पिटिट कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसने कॉम्पिटिट करा तो इसका 10 करोड़ का प्रॉफिट, इसने कॉपरेट करा तो इसका 0 प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमें फर्म 1 को कितना प्रॉफिट मिलेगा ये सिग्निफाई कर रही है, और सेकेंड वैल्यू फर्म 2 को कितना प्रॉफिट मिल रहा है ये सिग्निफाई कर रही है। ठीक है, हमें कहा गया है कि इन इक्विलिब्रियम, मतलब हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमें इक्विलिब्रियम को जब फाइंड आउट करना है तो देखो, सबसे पहली बात मैंने कहा कि मान लो अगर फर्म 1 कॉपरेट करना चूज करती है, अगर फर्म 1 यहाँ पे कॉपरेट कर रही है तो फर्म 2 को क्या करना चाहिए, क्या फर्म 2 को कॉपरेट करना चाहिए या फिर कॉम्पिटिट करना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, अगर फर्म 1 कॉपरेट कर रही है तो अगर फर्म 2 कॉपरेट करना चूज करती है तो उसे 5 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ये कॉम्पिटिट करती है तो इसे 10 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म 2 क्या चूज करेगी, फर्म 2 चूज करेगी कि मैं कॉपरेट नहीं करूंगी, मैं कॉम्पिटिट करूंगी। ठीक है, तो गिवन की फर्म 1 यहाँ पे कॉपरेट कर रही थी, फर्म 2 के लिए ये बेटर था कि वो यहाँ पे कॉम्पिटिट करे, तो क्योंकि उसको उससे हायर प्रॉफिट मिलता है तो उसने कॉम्पिटिट करना चूज करा। अब मान लो गिवन दैट कि फर्म 1 कॉम्पिटिट कर रही है, अगर फर्म 1 कॉम्पिटिट कर रही है तो फर्म 2 के लिए क्या बेटर होगा कि वो कॉम्पिटिट करे या कॉपरेट करे। देखो, अगर फर्म 1 कॉम्पिटिट कर रही है और फर्म 2 उसके साथ कॉपरेट करने जाती है तो फर्म 2 को 0 प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर वही जब फर्म 1 कॉम्पिटिट कर रही है और फर्म 2 भी साथ में कॉम्पिटिट करने लग जाती है तो उसे 2 करोड़ का प्रॉफिट मिलता है। तो फर्म 2 अपने लिए क्या चूज करेगी कि अगर फर्म 1 यहाँ पे कॉम्पिटिट करे तो फर्म 2 के लिए क्या अच्छा होगा कि वो भी कॉम्पिटिट करे, उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। ऑन दी अदर हैंड, अब ऐसे समझो, अगर मान लो फर्म 2 कॉपरेट कर रही है, फर्म 2 कॉपरेट कर रही है तो फर्म 1 को क्या करना चाहिए, क्या उसे कॉपरेट करना चाहिए या कॉम्पिटिट। अब फर्म 1 के लिए देखो, अगर फर्म 2 कॉपरेट कर रही है एंड अगर उस टाइम पर फर्म 1 भी कॉपरेट कर ले तो फर्म 1 को सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर फर्म 1 कॉम्पिटिट करे उसके साथ तो उसे 10 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म 1 क्या चूज करेगी, ये कि वो कॉम्पिटिट करे, राइट। सिमिलरली अगर मान लो फर्म 2 कॉम्पिटिट कर रही है, वो कॉम्पिटिट कर रही है, तो फर्म 1 को क्या करना चाहिए, उसे कॉपरेट करना चाहिए या कॉम्पिटिट। कॉपरेट करती है तो 0 प्रॉफिट है, कॉम्पिटिट करेगी तो 2 करोड़ का प्रॉफिट, तो वो भी कॉम्पिटिट करने लग जाएगी। तो हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिला है, यहाँ पर जाकर हमें इक्विलिब्रियम मिला है। इक्विलिब्रियम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, जब दोनों ही आपस में कॉम्पिटिट करती हैं और दोनों को ही 2-2 करोड़ का प्रॉफिट मिलता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाता है कि दोनों ही आपस में क्या करेंगी, कॉम्पिटिट करेंगे और दोनों को ही 2-2 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो कि कंज्यूमर ने जब उसके पास 2 बंडल्स यहाँ पर अवेलेबल थे तो उन दोनों बंडल्स में से बंडल एक्स को चूज करा। ओके, देन when bundle y is chosen, x must not be a feasible alternative। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर की प्रॉपर्टी है इसे हम किस नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, हम क्या पढ़ते हैं कि अगर 2 बंडल्स हैं और दोनों ही बंडल्स जब कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल थे तो लेट से दोनों बंडल्स में से उसने बंडल एक्स को चूज करा, देन इट शुड नेवर हैपन, जब तक दोनों बंडल उसके लिए अफोर्डेबल हैं तब तक ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो बाद में एक्स एंड वाई बंडल में से बंडल वाई को चूज करे। अगर वो ऐसा करता है तो वो यहाँ पर वॉप, दैट इज वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस को वायलेट कर देगा, क्योंकि कंज्यूमर के बिहेवियर में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो उसने पहले एक्स एंड वाई में से एक्स को चूज किया था और बाद में उसने एक्स और वाई में से वाई को चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास है देन व्हेन बंडल y इज चोजन x मस्ट नॉट बी अ फीजिबल ऑल्टरनेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो पहले उसने x और y को एक्स एंड वाई में से x को चूज किया, बाद में जाकर उसने x एंड वाई में से y को चूज कर लिया, लेकिन अगर उसने ऐसा तब किया है जब यहाँ पर उसके लिए बंडल अफोर्डेबल नहीं था, लेट से उसके लिए बाद में बंडल x अफोर्डेबल नहीं था इसीलिए उसने बंडल y को चूज करा था। ये वाली जो पूरी की पूरी बात है ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास
वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। ओके, आई होप याद आ गया होगा आपको, हम जो वॉप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोस थ्योरम। तो हम कोस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कोस थ्योरम क्या होती है? कोस थ्योरम हमारे पास एक थ्योरम है गिवन बाय रोनाल्ड कोस। रोनाल्ड कोस के द्वारा ये थ्योरम दी गई है, राइट। यहाँ पे कहा गया है कि रोनाल्ड कोस की कोस थ्योरम के अनुसार अगर दो पार्टीज जो है वो आपस में बार्गेन करें, इफ टू बार्गेनिंग पार्टीज, यहाँ पर दो पार्टीज हैं वो आपस में बार्गेन कर रही हैं, जब यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड है एंड देयर आर नो इनकम इफेक्ट्स, तो इनमें से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? तो रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि दोनों ही पार्टीज आपस में बार्गेन करेंगी एंड दे विल बी एबल टू रीच एन एफिशिएंट सोल्यूशन। सो दे विल ऑलवेज रीच एन एफिशिएंट बार्गेनिंग सोल्यूशन फॉर द गुड। ठीक है, ओके, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। कोस थ्योरम रोनाल्ड कोस के द्वारा दी गई एक थ्योरम है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होती है, प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइंड होते हैं, कोई इनकम इफेक्ट्स यहाँ पर नहीं हो रहे होते हैं, तो दो पार्टीज आपस में नेगोशिएट कर या बार्गेन करके बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के ही एफिशिएंट सोल्यूशन तक पहुंच जाती हैं। बट उसके लिए जरूरी है कि ये तीनों ही कंडीशंस ट्रू होल्ड करें। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर एक कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है। हमें यहाँ पर एक कॉस्ट फंक्शन दे दिया गया है, ठीक है। ओके, सो ये जो कॉस्ट फंक्शन गिवन है, इस कॉस्ट फंक्शन का यूज कर आपसे कहा गया है कि आपको मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट निकालनी है जब Q की वैल्यू 10 है। ओके, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन क्या है, Q क्यूब प्लस में 2Q स्क्वायर प्लस में Q प्लस में 1, राइट। हमारे पास यही हमारा कॉस्ट फंक्शन है। ओके, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम लोग लेट से एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके। तो ये मेरा जो कॉस्ट फंक्शन है मुझे टोटल कॉस्ट ही बता रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर Q क्यूब प्लस 2Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1 को Q से अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये Q से डिवाइड होकर बच जाएगा Q स्क्वायर, ये हमारा Q से डिवाइड होकर बन जाएगा 2Q, ये हमारे पास बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाय में Q। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें सिंपली Q की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दो 10। Q की जगह पे क्या पुट करना है 10, तो ये क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू में 2 20, ये हमारे पास 1 है और ये 1 बाय 10 है यानी कि 0.1 हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास 121.1 हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ये है। तो करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बट अभी हमने मार्जिनल रेवेन्यू को नहीं निकाला है तो मैं वो भी निकाल देती हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कैसे निकलता है, सॉरी नॉट मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास कैसे निकलती है, गिवन टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो पहले डिफरेंशिएट करो, ये क्या बन जाएगा 3Q स्क्वायर, ये क्या था 2Q स्क्वायर, तो 2 एज इट इज रहेगा और ये 2 आगे आके बन जाएगा हमारे पास 2Q प्लस में हमारे पास बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस में हमारे पास 4Q प्लस में 1। Q की जगह पर 10 पुट कर दो तो ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू में 3 300 प्लस में ये बन जाएगा 4 इंटू में 10 40 प्लस में 1, तो देखो ये आ चुका है 341। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आई है और ये एवरेज कॉस्ट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, आपसे कहा गया है कि हमारी इकोनॉमी में एन एलोकेशन फॉर एजेंट्स इन एन इकोनॉमी X is said to be, कोई एलोकेशन X है, हम उस एलोकेशन X को पैरेटो सुपीरियर कहेंगे ओवर अनदर एलोकेशन Y if moving from allocation Y to allocation X। ओके, तो हमारे पास दो एलोकेशन है, एक एलोकेशन X है और एक एलोकेशन Y है। ओके, हम अगर इस एलोकेशन Y इफ मूविंग फ्रॉम, ओके, अगर हम इस एलोकेशन Y से एलोकेशन X की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम इस एलोकेशन X को पैरेटो सुपीरियर कब कहेंगे, हम इसे बेटर एलोकेशन तब कहेंगे, पैरेटो सुपीरियर एलोकेशन तब कहेंगे जब हम
एलोकेशन वाई से मूव कर कर जब एलोकेशन एक्स पे जाते हैं तो सभी का जो वेलफेयर है वो यहाँ पर इंक्रीज करता है, ठीक है। सो इंक्रीजेज ऑल एजेंट्स वेलफेयर, राइट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपको कुछ इस तरीके का यूटिलिटी फंक्शन दे दिया गया है, कैसा, ये वाला, और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा MRS है, यानी कि MRS हमारा यहाँ पे कैसा होगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है कि जब भी आपका लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होता है, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन मतलब दोनों गुड्स यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ओके। तो उस सिचुएशन में हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो ऐसा दिखता है। तो ये जो मेरा यूटिलिटी फंक्शन है वो किस फॉर्म का है, ax + by इस फॉर्म का है। और जब भी हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो इस फॉर्म में होता है, यानी कि एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन होता है, दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, ऐसा वाला यूटिलिटी फंक्शन होता है, हमेशा वहाँ पे हमारी जो MRS है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कांस्टेंट MR। मैंने यूटिलिटी फंक्शन को आइडेंटिफाई करा और उस पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन के केस में MRS कैसी होती है ये याद करके यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर समझाया, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से याद रखना है सारी की सारी चीजों को, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करें तो इन या फिर फॉर इंफीरियर गुड्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ प्राइस डिक्रीज एंड द इनकम इफेक्ट ऑफ द सेम प्राइस डिक्रीज हमें कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स से बच्चे हमारे पास कोई गुड एक्स है, ठीक है। हमने कहा कि ये गुड एक्स एक इंफीरियर गुड है, ये गुड एक्स एक इंफीरियर गुड है। अब क्या हुआ, इस गुड एक्स की जो कीमत है वो कम हो गई। हमें बताना है कि अगर गुड एक्स एक इंफीरियर गुड है और इस गुड एक्स की जो प्राइस है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, तो इसके प्राइस में रिडक्शन की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट हमें कैसे देखने को मिलेंगे। अब याद रखना बच्चे, अगर गुड एक्स की कीमत कम हुई है तो गुड एक्स क्योंकि अब कम प्राइस का हो गया, तो लोग जो पहले गुड एक्स की जगह इसके ऑल्टरनेटिव गुड्स ले रहे थे, उन गुड्स को छोड़कर अब गुड एक्स को डिमांड करने लगेंगे। तो क्योंकि गुड एक्स की प्राइस कम हुई, लोग दूसरे गुड्स को छोड़कर गुड एक्स को खरीदने लग गए, तो गुड एक्स की डिमांड बढ़ गई। तो हमारे पास ये क्या निकल कर आया है, हमारा ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है, तो यहाँ पे डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखो, अगर गुड एक्स की प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है या जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। अगर कंज्यूमर की यहाँ पर लेट्स से रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, अगर कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये गुड हमारा एक इंफीरियर गुड है, राइट। अगर ये एक इंफीरियर गुड है और कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड को कम कर देते हैं, तो कंज्यूमर इस गुड एक्स के डिमांड को कम कर देगा। ये हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, इनकम इफेक्ट। तो देखो इनकम इफेक्ट की वजह से क्या हुआ है, डिमांड कम हो गई और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ रही थी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास हमारी इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, वो दोनों ही यहाँ पर हमारे पास हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। एंड हमारे पास करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, दैट दीज विल वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आई होप इतनी बात यहाँ तक कि एकदम सभी को क्लियर हो चुकी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैंने वैसे आपके लिए यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है सो दैट आप खुद से भी रीड कर सको, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि शटडाउन पॉइंट किसी फर्म का कब आता है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे ही किसी फर्म के लिए प्राइस उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है, वैसे उस फर्म का शटडाउन पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि क्लीन एयर, नेशनल सिक्योरिटी, ये इनमें से किस तरीके के गुड्स कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारे पास ये कैसे हैं, प्योर पब्लिक गुड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऐसे डेट्स जिनको हमें एक स्पेसिफिक डेट पर फ्यूचर में रीपे करना ही करना होता है, ऐसे डेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डेट्स को हम लोग रिडीमेबल डेट्स बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे जाके रिडीम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है जहां पर हमसे कहा गया है द मार्कअप इज अ फ्रैक्शन ऑफ प्राइस फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी Q स्टार फॉर अ मोनोपोलिस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म वेयर दिस E रिप्रेजेंट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली बच्चे ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ओके, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, ये लर्नर्स इंडेक्स से बना हुआ क्वेश्चन है, लर्नर्स
इंडेक्स से बना हुआ एक क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको लर्नर्स इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। लर्नर्स इंडेक्स हमारा एक कॉन्सेप्ट है विच वाज गिवन बाय अब्बा पी लर्नर, 1939 में इनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया। अब लर्नर्स इंडेक्स क्या करता है, ये हमें मेजर करने में हेल्प करता है। किस चीज़ को? मोनोपोली पावर को मेजर करने में हेल्प करता है। मैम ये मोनोपोली पावर क्या होती है? मोनोपोली पावर का मतलब होता है कि कोई भी फर्म मार्जिनल कॉस्ट से कितना हाई अपना प्राइस सेट कर सकती है, राइट। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कह रहे हैं कि ये जो पावर कि कोई भी फर्म मोनोपोली, कोई भी जो फर्म है वो मार्जिनल कॉस्ट से अपना प्राइस कितना हाई सेट कर सकती है, इसी चीज़ को हम मोनोपोली पावर कहते हैं और इसी चीज़ को मेजर करने में लर्नर्स इंडेक्स हमारी हेल्प करता है। ओके चलो, अब यहाँ पे हमारे पास लर्नर्स इंडेक्स में एक फॉर्मूला होता है क्या, कि लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू हमें कैसे पता चलती है? P माइनस MC अपॉन P, इस फॉर्मूला से। एंड इस लर्नर्स इंडेक्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी, यानी कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज निकल कर आता है, तो उस सिचुएशन में लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, यानी कि फर्म की मोनोपोली पावर कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होगी, मतलब प्राइस को चेंज करने पर भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो उस सिचुएशन में लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? कि फर्म की मोनोपोली पावर हाई है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि लर्नर्स इंडेक्स की जो वैल्यू है एंड जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है वो बिल्कुल यही गिवन है। P स्टार, इसको मैं P लिख सकती हूँ। ये हमारे पास हमें क्या डिनोट कर रहा है? ये हमें मार्जिनल कॉस्ट डिनोट कर रहा है, डिवाइडेड बाय P इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें हमारे लर्नर्स इंडेक्स का हमें फॉर्मूला मिल रहा है। तो हमारे पास मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, कि मार्जिनल कॉस्ट से कितनी ज़्यादा हाई प्राइस सेट की जा सकती है, जिसे हम बेसिकली मोनोपोली पावर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल कर आता है? द मार्कअप इज लोअर फॉर अ गुड विद अ हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जिन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है, वहाँ पे मार्कअप यानी कि जो फर्म की पावर है, मोनोपोली जो फर्म की पावर है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट से हायर प्राइस चार्ज करने की, वो यहाँ पे कम हो जाती है। इनकी प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि फर्म को पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई है, अगर मैं प्राइस को ज़्यादा इंक्रीज करूंगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो यहाँ पर डिमांड पे उसका असर पड़ेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई नहीं रख सकता। तो इसीलिए मार्कअप इज लोअर, यानी कि मार्कअप का मतलब क्या है? प्राइस माइनस में मार्जिनल कॉस्ट, ये जो है, ये जो डिफरेंस है वो कम होगा हमारा, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर हमारी हाई है। ओके, आई होप इतनी बात यहाँ तक कि सभी स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर हो चुकी होगी। ओके, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई लर्नर्स इंडेक्स के बारे में, सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइडेड हैं, आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओके, हमने कहा कि कंज्यूमर है, कोई हमारे पास यहाँ पे कंज्यूमर है। ओके, अब ये कंज्यूमर क्या कहता है? इसके पास दो ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो श्योरिटी वाला ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? इफ अ कंज्यूमर डेफिनेटली प्रेफर्स द पेमेंट ऑफ इंडियन रुपी 50 फॉर श्योर टू अ लॉटरी, मतलब एक इसके पास क्या ऑप्शन है कि इसको 50 रुपए मिलेंगे, कोई लॉटरी है उसमें इसको 50 रुपए मिलेंगे। Okay, let me read this question again. If a consumer definitely prefers the payment of Indian rupee 50 for sure to a lottery, मतलब कि यहाँ पर उसको 50 रुपीज मिलेंगे, इसकी पूरी श्योरिटी है। और दूसरा यहाँ पर केस क्या है कि यहाँ पर वो कोई लॉटरी ले विच प्रोमिसेस, अब इस लॉटरी में क्या है कि उसको 100 रुपीज मिल सकते हैं, राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है इस लॉटरी में कि उसको कुछ भी ना मिले, यानी कि उसको 0 रुपीज मिले। ओके, अब दोनों ही चीज़ों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हाफ है, मतलब कि इसको 100 रुपीज़ मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है इस लॉटरी में, और ऐसा भी हो सकता है इस बात की भी 50% पॉसिबिलिटी है कि उसको कुछ भी ना मिले। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इस लॉटरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूँ, अगर मैं ये जिस लॉटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं अगर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आएगी? 50 निकल कर आएगी। ओके, अब दैट से देखना, ये जो लॉटरी है उस लॉटरी की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 50 है, और यहाँ पर जो जिस अमाउंट की श्योरिटी है कि जो उसको मिलेगी ही मिलेगी फॉर श्योर, दैट इज ऑल्सो ₹50। लेकिन हमारा कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है कि जहाँ उसको श्योरिटी है कि भाई मुझे 50 रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे, वो उसे ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ओवर द लॉटरी, जहाँ पर 50-50 चांसेस है कि 100 रुपीज़ भी मिल सकते हैं या कुछ भी ना मिले। तो हम क्या कहेंगे इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसा है? वो एक रिस्क एवर्स इंडिविजुअल है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, जहां उसको श्योरिटी है कि उसको 50 रुपीज मिलेंगे वो उसी को यहां पर प्रेफर कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दिस क्वेश्चन। अब मिस्टर टोकई अपनी कॉफ़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। उनकी क्या प्रेफरेंस है कि उनको हर 1 टीस्पून कॉफ़ी के साथ 2 टीस्पून शुगर चाहिए। मतलब ये उनका फिक्स्ड रेशियो है कि उनको 2 चम्मच यहाँ पर कॉफ़ी के साथ 1 चम्मच चीनी चाहिए। ये इनके लिए एकदम परफेक्ट रेशियो, इसी रेशियो में इनको चाहिए होता है, ठीक है। एनी मोर कॉफ़ी और शुगर गिवन टू हिम इज डिस्कार्डेड इन हिज क्वेस्ट फॉर द परफेक्ट कॉफ़ी। ओके, सपोज यू गिव हिम 9 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी। आपने उनको 9 टीस्पून कॉफ़ी दे दी, लेकिन आपने उनको शुगर 2 टीस्पून ही दी है। आपने उनको शुगर 2 टीस्पून ही दी है, तो वो यहाँ पर इससे कितनी कप कॉफ़ी क्रिएट कर पाएंगे? वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब बच्चे यहाँ पर अगर उनके पास चीनी 2 ही चम्मच है, तो हमने क्या पढ़ा कि उनको 1 चम्मच कॉफ़ी के साथ 2 चम्मच चीनी चाहिए होती है। तो अगर 2 चम्मच ही चीनी दी है, तो वो यहाँ से 1 चम्मच कॉफ़ी का ही यूज़ करेंगे और एक अपने लिए परफेक्ट कॉफ़ी जैसी उन्हें चाहिए वही बना पाएंगे। बाकी की एक्स्ट्रा जो 1 टीस्पून कॉफ़ी उनके पास अवेलेबल है, वो उनके लिए किसी यूज़ की नहीं है, क्योंकि 2 टीस्पून शुगर के साथ वो 1 टीस्पून कॉफ़ी को ही यूज़ करेंगे और उसी से अपने लिए कॉफ़ी क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है कि यहाँ पर हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफ़ी ही कैन क्रिएट? ओनली 1 कप ऑफ कॉफ़ी। कैसे? वो यहाँ पे 2 टीस्पून शुगर लेंगे, वो यहाँ पे 2 टीस्पून शुगर लेंगे एंड 1 टीस्पून कॉफी लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है कि इन अ 2x2 जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। 2x2 जनरल इक्विलिब्रियम का मॉडल मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास 2 गुड्स हैं और 2 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। ओके, इन अ 2x2 जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ एक्सचेंज विद 2 गुड्स, 2 गुड्स हैं, गुड एक्स एंड वाई, और 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2, बोथ whom have a weakly positive endowment of x and y. In the exchange equilibrium we know that exchange equilibrium में हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही कंज्यूमर्स के इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है, जिसे हम MRS कहते हैं, MRS x फॉर y फॉर फर्स्ट कंज्यूमर विल बी इक्वल टू MRS x फॉर y फॉर सेकेंड कंज्यूमर। यानी कि दोनों ही जो हमारे कंज्यूमर है, कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2, उन दोनों के ही इंडिफरेंस कर्व की स्लोप बराबर होगी एक्सचेंज इक्विलिब्रियम में। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? इज इक्वल टू दिस, ऑप्शन नंबर 3। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है आउटपुट जो है वो स्टैग्नेंट या फिर स्टैग्नेंट हो चुका है या फिर फॉल कर रहा है एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो चुकी है, इनकी प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? राइजिंग प्राइजेज एंड फॉलिंग और स्टैग्नेंट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक यूटिलिटी फंक्शन दे दिया गया है, ये हमारे पास हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर हमारा यूटिलिटी फंक्शन है। आपको यहाँ पे बजट कांस्टेंट भी गिवन है। इस तरीके से आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पर होगा, जहाँ पर कंज्यूमर गुड एक्स एंड गुड वाई की कितनी कितनी क्वांटिटी ले रहा है। अब एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें वैसे पढ़ा भी रखी है कि अगर हमें कोई भी एक यूटिलिटी फंक्शन दे दिया जाए और हमें उसका यूज़ कर कर बोलें कि बताओ हमारा ऑप्टिमम बंडल क्या होगा, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो ये देखो कि आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है वो कौन से टाइप का यूटिलिटी फंक्शन है। ये लीनियर यूटिलिटी फंक्शन है। ओके, अब इस वाले केस में जब दोनों ही गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, हमें अगर ऑप्टिमम बंडल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम MUX अपॉन PX को कैलकुलेट करते हैं, हम MUY अपॉन PY को कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? आपस में कंपेयर करते हैं। तो चलो MUX अपॉन PX, अब देखो मुझे MUX अपॉन PX कैसे मिलता है? एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारे MUX की वैल्यू होता है। तो ये क्या है? x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये हमारा MUX कहलाएगा। गुड x की प्राइस हमें कैसे पता चलेगी? ये मेरी बजट कांस्टेंट है, तो बजट कांस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है? PX इंटू में x, PY इंटू में y इज इक्वल्स टू में इनकम। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है? x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू में 10। मतलब कि ये x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, वो मेरे गुड x की प्राइस है, तो मैंने इसको गुड x की प्राइस से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल कर आया है? 2। सिमिलरली मुझे MUY अपॉन PY चाहिए। तो एक लीनियर यूटिलिटी फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमें MUX की वैल्यू देता है और y का जो कोफिशिएंट होता है वो MUY की वैल्यू देता है। तो y का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, मतलब y की जगह y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब कि MUY की वैल्यू 1 लिखेंगे हम लोग। PY मतलब गुड y की प्राइस। अब देखो हमारे पास y के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो मेरे गुड y की प्राइस है, तो गुड y की प्राइस कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि 0.5 है।
ठीक है। अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो हमने क्या देखा कि MUX अपॉन PX की जो वैल्यू है वो बड़ी है MUY अपॉन PY की वैल्यू से। तो लीनियर यूटिलिटी फंक्शन में क्या होता है, हम MUX अपॉन PX निकालते हैं, MUY अपॉन PY निकालते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो साइड बड़ी होती है हम कहते हैं कंज्यूमर सिर्फ उसी गुड को लेगा, दूसरे गुड को नहीं लेगा। तो यहाँ पे MUX अपॉन PX वाली साइड बड़ी है तो हम कहेंगे कंज्यूमर ओनली गुड X को लेगा, वो गुड Y को नहीं लेगा, वो गुड Y को नहीं ले रहा है। ठीक है, गुड X को ले रहा है तो मैम वो गुड X की कितनी यूनिट्स लेगा, अपनी पूरी इनकम वो गुड X पे खर्च कर देगा। तो गुड X की वो कितनी यूनिट्स लेगा ये जानने के लिए मैं कंज्यूमर की इनकम को गुड X की कीमत से डिवाइड कर दूंगी। गुड X की कीमत यहाँ कितनी थी 1, तो हमारे पास आ गया कि कंज्यूमर गुड X की 10 यूनिट्स लेगा और गुड Y को लेगा ही नहीं। यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहीं पे हम अब कहेंगे कि हमारा ऑप्टिमम बंडल है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या निकल कर आ जाता है 10,0, ऑप्शन नंबर 3। ओके, करंट अकाउंट बैलेंस, हमें पता है बीओपी के बारे में जब हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो टाइप के अकाउंट होते हैं। आपसे पूछा गया करंट अकाउंट जो है हमारे एक ओपन इकोनॉमी में, उसमें हम इनमें से क्या लेते हैं। बच्चे करंट अकाउंट में हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट इनकम को इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट को नहीं, इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते, उससे तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो होने वाली इनकम है, जैसे इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो इनकम मिल रही है उस इन्वेस्टमेंट इनकम को हम लोग हमारे करंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, इट इज द ओवर और अंडर प्राइसिंग ऑफ गुड्स इन इंट्रा फर्म क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच डिफरेंट यूनिट्स और सब्सिडरीज ऑफ द सेम मल्टीनेशनल एंटरप्राइज ट्रेड गुड्स सर्विसेज और इंटेंजिबल गुड्स अक्रॉस योर बॉर्डर, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, तो एक ही मल्टीनेशनल एंटरप्राइज की जो डिफरेंट सब्सिडरीज हैं या जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो जिस प्राइस पर यहाँ पर क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं गुड्स को, सर्विसेज को, इंटेंजिबल्स को अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज या बॉर्डर्स, उसी को हम ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने अपने बीच में आपस में क्या डिसाइड करा है कि वो ट्रेड बैरियर्स को अबॉलिश कर देंगे और साथ ही साथ अपने लिए आपस में वो जो कंट्रीज हैं वो एक कॉमन टैरिफ को सेट कर देंगे, इस तरीके के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसे बच्चे हम लोग बोलते हैं कस्टम यूनियन। तो देखो कस्टम यूनियन क्या होती है, जब अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्रीज साथ में आकर आपस में अपने लिए, जो कंट्रीज का ग्रुप है उनके लिए ट्रेड बैरियर्स को आपस में रिमूव कर दे और कोई एक कॉमन टैरिफ अपनी मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर डिसाइड कर ले, इसी को हम लोग कस्टम यूनियन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके का हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें अलग अलग केसेस में डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो देखो ln x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1/x, इसका डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं यानी कि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1/4 एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा 2x, यहाँ से कैंसल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा x/2। तो हमारे लिए करेक्ट है बी का करेक्ट है 3rd, इसके लिए करेक्ट है 1, सी के लिए देख लेते हैं, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में बन जाएगा 3x², इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो ये बन जाएगा 1, तो 3x² ऑप्शन नंबर 2 एंड इसके लिए करेक्ट है हमारे पास 4। तो 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर, 1 3 2 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करना क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर रखा है, और मैंने एक्सटर्नैलिटीज को भी आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या, व्हाट डज अ बैंक डू इफ देयर आर नो एक्सेस रिजर्व्स। अगर बैंक के पास एक्सेस रिजर्व नहीं है तो बैंक क्या करेगा, तो बच्चे उस सिचुएशन में बैंक यहाँ पर अदर बैंक से बोरोइंग करेगा, बोरो रिजर्व्स फ्रॉम अदर बैंक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम में हम इनमें से किस चीज को नहीं लेते, द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट। ये अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट नहीं होता, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स भी कहते हैं। तो इसे तो हम लेते हैं जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड का यूज करते हैं। तो इनकम मेथड में हमारा जो प्रॉफिट वाला कंपोनेंट है, प्रॉफिट के कंपोनेंट को अगर हम लोग देखें, उसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड करें तो वो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं, जो डिविडेंड्स हैं एंड जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स कहते हैं, तो इसे तो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो करेक्ट क्या है, किसे नहीं लेते, इंटरेस्ट अमाउंट ऑन दी अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट। फिलिप्स कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, आपको पता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व हमारा ऐसा होता है जो हमें
जो हमें इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में इनवर्स रिलेशन शो करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट के बीच में हमें इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। इनमें से हमारा क्या करेक्ट रीजन है कि फिलिप्स कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर करेक्ट रीजन है ऑप्शन नंबर बी। जो बार्गेनिंग पावर होती है वो लेबर यूनियंस की वो डिक्रीज होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई होती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ज़्यादातर लोगों के पास काम नहीं है, तो उस सिचुएशन में लेबर यूनियंस की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग नहीं है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो उस टाइम पे डिक्रीज हो जाती है इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इफ द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी भी ₹100, एक इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो 100 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पर द ऑटोनोमस एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट एग्रीगेट सेविंग बी ₹13 इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं और वहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 रुपीज़ के बराबर है। What would be the aggregate saving? आपसे पूछा गया है एग्रीगेट सेविंग हमारी कितनी होगी अगर यहाँ पर इन द इकोनॉमी ऑफ द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स एट 30। ठीक है, आपसे पूछा गया है एग्रीगेट सेविंग की वैल्यू क्या होगी अगर हमारी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अभी भी 30 ही है, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज सेविंग या एवरेज सेविंग प्रोपेंसिटी है, जिसे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं, वो यहाँ पर 30% से, पहले 30% थी, 30% से यह 40% अगर हो जाती है तो ये वाला केस था। जीडीपी इतनी थी, इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर थे और 30 रुपीज़ के बराबर थे, 30 के बराबर थे। अब सेविंग्स यहाँ पे कितनी होंगी अगर इन्वेस्टमेंट तो अभी भी उतने ही लेवल पर है बट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास बराबर होती है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी बताई है? चेंज होने के बाद 40% है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.40। सेविंग्स हमें नहीं पता और y को भी हमने एज इट इज लिखा। अब मैं चाहूँ तो सेविंग्स को 0.40 इंटू में y इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात एकदम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ओके, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, ठीक है। सेविंग अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि सेविंग हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 0.40y है और इन्वेस्टमेंट हमारी इक्विलिब्रियम में कितनी है? 30 है। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकती हूँ। ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.40। इसको मैं 30 डिवाइडेड बाय 40 अपॉन में 100 ऐसे लिख सकती हूँ। इसको हम 30 इंटू में 100 बाय 40 ऐसे लिख सकते हैं। कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 2 2 ज़ा 4, ये 2 5 ज़ा 10 और ये हमारे पास 15 बच गया, तो 15 5 ज़ा 75। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे कितने निकल कर आ चुकी है? 75 निकल कर आ चुकी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात एकदम सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास क्या होती है? S अपॉन वाई। मुझे पता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 0.40 हो चुकी है चेंज होने के बाद। हमें एग्रीगेट सेविंग की वैल्यू निकालनी है। जब हमें y की वैल्यू क्या है पता है? 75 है। तो 0.40 इंटू में 75, इसे सॉल्व करते ही मुझे एग्रीगेट सेविंग्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको आई कैन राइट एस 40 अपॉन में 100 इंटू में 75। इट विल बिकम 25 3 75, 25 4 100। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 30 हमारे पास हमारी एग्रीगेट सेविंग की वैल्यू निकल कर आ चुकी है जब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 30% से इंक्रीज कर 40% पे जा रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट और उनकी बुक्स गिवन है, आपको उनके साथ उनका नाम मैच करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से देखते हैं क्योंकि अभी हमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे? थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू। इट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज बाय जॉन मेनार्ड केन्स। ऑन लिबर्टी इज बाय राइट। तो ऑन लिबर्टी किसके द्वारा है? ऑन लिबर्टी इज बाय J.S. मिल। ऑन लिबर्टी हमारे पास J.S. मिल के द्वारा है। एंड हमारे पास थ्योरीज ऑफ मोरल सेंटिमेंट, इट इज बाय एडम स्मिथ। तो 3412 हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। लेट्स चेक, 3412 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सभी जो भी चीजें हैं उनको अरेंज करना है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी गिवन बाय दादा भाई नौरोजी 1867 में आई थी, ठीक है। व्हाइट रिवॉल्यूशन
70 में आया था। एंड ये हमारे पास मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन हमारे पास हमारा 1964 में आया था। तो हम इसको अगर अरेंज करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है, तो पुराने से नए के ऑर्डर में हम इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास बी, बी के बाद हमारे पास करेक्ट हो जाएगा डी, फिर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सी, और फिर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ए। तो बी डी सी ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे बताना है कि इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हायर एग्रीगेट डिमांड की वजह से, जब एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो तो क्या उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है, बिल्कुल होती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है इकोनॉमी में, उसकी वजह से जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाती है और वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है, करेक्ट है। हायर इंटरनेशनल फूड एंड फ्यूल प्राइजेस की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन होती है, करेक्ट है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है और सब्सिडी को कम कर दिया जाए तो भी इन्फ्लेशन होती है, करेक्ट है। तो ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमें अरेंज करना है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लोएस्ट टू हाईएस्ट के ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है। देखो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स यहाँ पे सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करते हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं। लेंडिंग रेट, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स नॉर्मल पब्लिक को यहाँ पे पैसा लोन पे देते हैं। डिपॉजिट रेट, जब हम पैसा बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलता है उसे हम डिपॉजिट रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, बैंक के पास जो सरप्लस फंड है जब वो जाकर उसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो अर्न कर पाते हैं उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। हम इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो सबसे ज्यादा कम यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, फिर उससे हायर क्या होता है हमारे पास रेपो रेट, फिर उससे हायर होता है डिपॉजिट रेट, और सबसे ज्यादा हायर होता है लेंडिंग रेट। तो DACP ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि कौन सी वो स्टैचुटरी बॉडी है जो ये डिटरमाइन करती है कि टैक्स का डिवोल्यूशन यहाँ पर किस तरीके से होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ द LM कर्व इन द इंटरेस्ट रेट इनकम प्लेन इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सोजेनसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर हमारे पास हमने इंटरेस्ट रेट को लिया है और यहाँ पर हमने इनकम को ले रखा है। अगर यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेंट्रल बैंक एक्सोजेनसली डिटरमाइन करता है, मतलब कि मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन नहीं हो रहा है, सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करा है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में हमारा LM कर्व इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने डिटरमाइन करा है और ये इतना ही रहेगा क्योंकि दिस इज एक्सोजेनसली डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमारा LM कर्व हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस क्वेश्चन व्हाट वुड बी द स्लोप ऑफ द लेबर सप्लाई कर्व इफ देयर इज लार्ज स्केल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी में लार्ज स्केल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमारे लेबर सप्लाई कर्व की स्लोप इनमें से कैसी होगी। अगर हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करा है जिसमें हमने वेज रेट को ले रखा है हमारे वर्टिकल एक्सिस पर और हम लोगों ने यहाँ पर लेबर सप्लाई को ले रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, तो बच्चे हमारे लेबर सप्लाई कर्व यहाँ पर कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि लोग काम करना चाहते हैं बट एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम करने को रेडी तो है बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो यहाँ पे क्या होगा कि वेज रेट को बढ़ाए बिना भी एनी अमाउंट ऑफ लेबर कैन बी सप्लाइड, राइट तो यहाँ पे बिना वेज रेट को बढ़ाए भी एनी अमाउंट ऑफ लेबर कैन बी सप्लाइड, तो इसी वजह से हमारा जो लेबर सप्लाई कर वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। सेम चीज लिखी है कि लार्ज स्केल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं वो प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। इसीलिए किसी भी वेज रेट पर एनी अमाउंट ऑफ लेबर कैन बी सप्लाइड, बिना वेज रेट को बढ़ाए भी लेबर सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए हमारा कर्व यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स हॉलिडे एंड कैश ग्रांट्स, ये सब कुछ किस चीज के एग्जाम्पल है, ये सब्सिडीज के एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है मंडल फ्लेमिंग मॉडल से। तो मंडल फ्लेमिंग मॉडल आपको पता है कि हम एक ISLM मॉडल पढ़ते हैं बट जब हम मंडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एक स्मॉल ओपन इकोनॉमी को कंसिडर करते हैं, जबकि ISLM मॉडल में हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी को लेते हैं, अटॉरिटी को कंसिडर करते हैं। ओके चलो, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, व्हाट वुड हैपन टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन न्यू इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो ये मेरे पास, मैंने यहाँ पे मंडल फ्लेमिंग मॉडल को यहाँ पर समझाया आपको किस तरीके से। यहाँ पर आपको पता है हमारे पास इंटरेस्ट रेट होता है और यहाँ पर हमारे पास इनकम होती है। हमारे पास एक IS कर्व बनेगा, एक LM कर्व बनेगा। IS कर्व गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को, LM कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाता है और हमारे पास एक BP कर्व है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व है,
ठीक है, अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम है जहाँ पर ISLM और BP बराबर है, यहाँ पर होम इंटरेस्ट रेट एंड वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट बराबर है। आपसे कहा गया है कि मान लो कि अगर यहाँ पे जो ओके, इफ न्यू इक्विलिब्रियम इफ द मनी सप्लाई राइजेस, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होगा, LM कर्व सबसे पहले हमारा राइटवर्ड चला जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से राइटवर्ड गया। अब देखो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी होम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ चुकी है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कम हो चुके हैं। अगर होम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो चुके हैं वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल हमारी कंट्री से बाहर जाएगी क्योंकि हमारी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। जब कैपिटल आउटफ्लो होगा तो उसकी वजह से BOP में डेफिसिट हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें डेफिसिट होगा। जब भी BOP में डेफिसिट होगा तो हमारी यहाँ पे करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो BOP डेफिसिट की वजह से डेप्रिसिएशन हो गया। अब जैसे ही डेप्रिसिएशन होता है, आपको पता है हमारी करेंसी की वैल्यू जब फॉल हो जाती है तो हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और हमारी कंट्री के इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। अब एक्सपोर्ट बढ़ने और इंपोर्ट कम होने की वजह से क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से जो हमारा IS कर्व है वो राइटवर्ड चला जाता है। अब देखो हमारा जो IS कर्व है वो इस तरीके से राइटवर्ड चला गया। अब वापस से हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ गया, यहाँ पे, जहाँ पर होम इंटरेस्ट रेट और वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट वापस से बराबर हो चुके हैं। तो हमें एट द एंड क्या देखने को मिला कि जब मनी सप्लाई की वजह से यहाँ पे हमारा LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा था, मनी सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से, तो लास्ट में सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ कि वापस से हमारा होम इंटरेस्ट रेट वहीं पर आ गया। तो इफ द इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम, इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं था, ये सारी चीजें होने के बाद हमारे होम इंटरेस्ट रेट के साथ क्या हुआ, वो हमारा सेम ही रहा, इट वुड रिमेन कांस्टेंट। ये वापस से एट द एंड वहीं पे आ गया था, तो हमने कहा इट वुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, चलो अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखेंगे। हमें यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ लेते हैं। देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की अमाउंट हमें यहाँ पे कितनी बता रखी है, $100 मिलियन, $100 मिलियन हमें ये बता रखी है इस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट। ओके, हमें बोला गया है कि अगर इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पर इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया, लेट्स से किसी फॉरेनर ने इंडिया में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने की करी है, ये जो यहाँ पे पर्सन है, यहाँ जो फॉरेनर है, उसने $100 मिलियन की यहाँ इन्वेस्टमेंट करी। इस इन्वेस्टमेंट पर उसे इंडिया में कितना रिटर्न मिल रहा है, 10% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है। अभी जो एक्सचेंज रेट है लेट्स से वो क्या है हमारे पास कि $1 80 रुपए के बराबर है। एक साल के समय के दौरान ये एक्सचेंज रेट चेंज होकर क्या हो जाता है कि $1 80 रुपए से 88 रुपीज के बराबर हो जाता है। ओके, तो हमें बताना है कि यहाँ पर व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर, किस के थ्रू, जो यहाँ पर हमारे जो फॉरेनर है, जो US का कोई भी पर्सन है, उसने यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन समझाती हूँ। तो हमने कहा लेट से कोई फॉरेनर है, उसने इंडिया में $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी। अब इस $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो उसने इंडिया में की है, इस पर उसे पर एनम के बेसिस पर 10% का रिटर्न मिलता है। लेकिन जो एक्सचेंज रेट है वो स्टार्टिंग में $1 इक्वल्स टू 80 का है, बाद में वो $1 इक्वल्स टू में 88 का हो जाता है। तो हमें बताना है कि इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू उसे यहाँ पर कितना रिटर्न मिल रहा है। ओके, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ US डॉलर हमें यहाँ पे बतानी है। ओके, अब चलो जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉलर से रुपए में कन्वर्जन करेंगे। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितना किया है इस इन्वेस्टर ने, $100 मिलियन का। हम इस अमाउंट को जो डॉलर के टर्म्स में है, $100 मिलियन US डॉलर के टर्म्स में, इसको रुपए के टर्म्स में चेंज करेंगे। कैसे, करंट एक्सचेंज रेट के अनुसार। तो करंट एक्सचेंज रेट क्या है कि $1 80 रुपए के बराबर है, अभी जब उस इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट करा। ओके, तो अगर मैं इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डॉलर से रुपए के टर्म्स में लाऊं तो क्या होगा कि $1 अगर 80 रुपए के बराबर है तो $100 मिलियन कितने के बराबर हो जाएंगे। तो मैं 80 को मल्टीप्लाई करूंगी इस 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ₹8,000 मिलियन। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी US डॉलर के टर्म्स में 100 मिलियन थी, मैंने इसको रुपए के टर्म्स में लिखा, तो ये 8,000 मिलियन निकल कर आई। ओके, अब देखो क्या होगा,
बच्चे इसी 8,000 मिलियन की जो अमाउंट है जो उसने इंडिया में इन्वेस्ट करी उसको उस पर 10% रिटर्न मिलेगा। तो देखो 8,000 मिलियन है, मुझे इसका 10% निकालना है। तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा हमारे पास 800, तो क्या निकल कर आ गया 800 मिलियन। ठीक है, यानी कि जब उसने एक साल के लिए इतना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करा तो 10% रिटर्न के हिसाब से 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको यहाँ पर 800 मिलियन का उसने इंटरेस्ट भी अर्न कर लिया। तो फाइनल अमाउंट कितनी हो गई कि 8,000 मिलियन तो उसने इंडिया में इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्टमेंट पर उसको 800 मिलियन का रिटर्न भी मिल गया। ओके, तो यहाँ पर उसके पास टोटल अमाउंट कितनी हो गई ₹8800 मिलियन, यानी कि एक साल में उसके 8,000 मिलियन से 8800 मिलियन की उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसको अमाउंट मिल रही है। हमें क्या बोला है कि हमें ये जो वैल्यू है जो वो यहाँ से अर्न कर पा रहा है इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इसे हमें यूएस डॉलर की टर्म्स में बताना है। तो मैं वापस से क्या करूँगी, मैं इस अमाउंट को जो अभी मेरे पास रुपये के टर्म्स में है, रुपये से मैं इसको वापस से डॉलर में चेंज करूँगी। अब मैं जब चेंज करने जाऊंगी तो उस टाइम पर एक साल बाद जो एक्सचेंज रेट है उसके अनुसार चेंज करूँगी। तो एक साल बाद क्या है कि $1 हमारा 88 रुपीस के बराबर है। तो मेरे पास जब मुझे डॉलर से रुपये में चेंज करना था, डॉलर से जब रुपये में चेंज करना था तो मैंने जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई करा था। ठीक है, तो जब मुझे डॉलर से रुपये में चेंज करना था तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास तो रुपये है, मुझे उसको डॉलर में चेंज करना है, तो मैं डिविजन करूँगी। क्या डिविजन करूँगी, मेरे पास जो अमाउंट है दैट इज 8800 मिलियन, उसे मैंने यहाँ पर इस एक्सचेंज रेट के अनुसार जो रेट चल रहा है यहाँ पर डिवाइड करा है। पहले मैंने क्या करा था, $1 मेरा जब 80 रुपये के बराबर था, तो डॉलर से रुपये में जाने के लिए मैंने क्या करा था कि यहाँ पर हमने उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को 80 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे पास जो अमाउंट है वो रुपये में है, मुझे उसको डॉलर में लेके जाना है, तो रुपये से डॉलर में लेके जाने के लिए मैंने क्या करा कि वो जो अमाउंट है उसे मैंने 88 से डिवाइड करा है। ओके, चलो अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगी तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा 100। अब ये क्या है 100 मिलियन यूएस डॉलर 100 मिलियन, यानी कि मैम उसने स्टार्टिंग में जब इन्वेस्ट करा तो भी $100 100 मिलियन इन्वेस्ट करा। एक साल बाद जब उसकी इन्वेस्टमेंट पर उसको 10% रिटर्न मिल गया, हमने उसे जोड़ दिया, हमने उसको वापस से जब डॉलर के टर्म्स में चेंज कर कर देखा तो भी हमने देखा कि उसे यहाँ पर $100 मिलियन ही मिल रहे हैं। इट मीन्स उसे इस इन्वेस्टमेंट से कुछ भी नहीं मिला, उसकी जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की थी रिटर्न में उसको वही अमाउंट बस मिल गई है, तो उसको यहाँ पर ₹0 का रिटर्न मिला है। ओके, आपसे यही पूछा गया था कि यहाँ पर व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना उसने इन्वेस्ट करा था उतना ही पैसा उसे वापस मिला, तो प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो चुका है। राइट, मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करा। पहले डॉलर से रुपये में चेंज करा, यहाँ पर रिटर्न निकाला कि उसे कितना मिलेगा 10% के हिसाब से, वापस से उसको डॉलर से रुपये में चेंज करा, कंपेयर करके पता चल गया कि प्रॉफिट उसको कुछ भी नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे केनेशियन थ्योरी के बेसिस पर इन स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को राइज करा, गवर्नमेंट ने जब एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग गया। अब जो फिस्कल डेफिसिट है जब वो यहाँ पर हमारे पास बढ़ रहा है तो लेवल ऑफ एग्रीगेट इनकम राइजेस इन केनेशियन वर्ल्ड, एग्रीगेट सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी, एग्रीगेट सेविंग एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी राइज है। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा गिवन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो हमारे पास सी एंड डी हमारा करेक्ट चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ने, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से जब फिस्कल डेफिसिट राइज कर चुका है तो लेवल ऑफ एग्रीगेट इनकम राइज करेगा। ठीक है, एंड उसकी वजह से एग्रीगेट सेविंग एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी राइज करेगा। तो CDAB इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, CDAB इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो कि कोई एक स्मॉल कंट्री है, उस कंट्री ने इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है, यानी कि कंट्री में सामान के इंपोर्ट पर टैरिफ वो चार्ज कर रही है। ओके,
ऑन अ गुड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। बच्चे इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2। देखो, अगर इंपोर्ट टैरिफ उस स्मॉल कंट्री ने लगाया तो उससे कंज्यूमर्स को तो फायदा हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या हो जाएगा कि सॉरी, कंज्यूमर्स को फायदा नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे, जब एक कंट्री ने इंपोर्ट टैरिफ लगाया तो इंपोर्ट टैरिफ लगाने की वजह से जो गुड कंट्री में बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था, अब क्योंकि उस पर टैरिफ लग चुका है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस तो डिक्रीज हो जाएगा जब उस स्मॉल कंट्री ने यहाँ पर इंपोर्ट टैरिफ लगाया, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस तो इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास करेक्ट क्या होगा? हमसे यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो देखो, पहली स्टेटमेंट तो हमारी सही है कि कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट ठीक है कि प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा इंक्रीज होगा, चौथी स्टेटमेंट भी ठीक है कि क्वांटिटी इंपोर्टेड जब भी इंपोर्ट टैरिफ लगता है तो कम हो जाती है। ओके, तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है? ये है। हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट ऑर्डर, हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि रेपो रेट या पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो यानी कि जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अब जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक्स आगे लोगों को कम लोन देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक से कम बोरोइंग कर पा रहे, तो वो आगे कम लोन देंगे और जो लोन देंगे भी उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गई, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो जाने की वजह से नेक्स्ट क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कम हो जाएगी। ओके, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, इनकम लेवल कम हो जाएगा, और यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है हमारी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम ही कम होगी, लोग डिमांड ही कम करेंगे, तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। ओके, तो हमारे पास करेक्ट क्या है? DBAC ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें यहाँ पे मैच करना है। देखो, सिंपल सी एक बात अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की हर किसी को पता होगा कि ये सेज लॉ है। हम चेक करते हैं जो आपके डी के लिए करेक्ट 2 कहां पर है हमारे पास, दिस इज द ओनली ऑप्शन। देखो, बाकी किसी ऑप्शन में डी का करेक्ट 2 नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखो, एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए आपने विद इन फ्यू सेकंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास मनी सप्लाई इज एक्सोजेनसली गिवन, ये कहां पर है? मोनेटरिज्म, ठीक है। मनी सप्लाई इज डिमांड ड्रिवन एंड क्रेडिट लेड, ये है पोस्ट केनेजियन स्कूल। एंड हमारे पास रैशनल एक्सपेक्टेशन हमारे पास का है न्यू क्लासिकल स्कूल। तो 3142 जैसा कि हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमें यहाँ पे मैच करना है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट हमारे पास होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से हम टोटल रिसिट्स को माइनस कर देते हैं एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्या निकल कर आएगा हमारा? ओके, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हमारे प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए करेक्ट क्या है हमारे पास? इसके लिए करेक्ट है 3। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट हमारे पास क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट होता है, तो इसके लिए करेक्ट हमारे पास हो जाता है 2। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट में डेफिसिट होने का मतलब क्या है कि इंपोर्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट से ज्यादा है हमारे। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट हमारे पास क्या है यहाँ पर? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस में रेवेन्यू डेफिसिट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपसे पूछा गया कि पब्लिक गुड्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट ठीक है कि ये नॉन डिविजिबल होते हैं, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? ए एंड बी हमारे पास करेक्ट है। हमें यहाँ पर इनको अरेंज करने को बोला गया है इन सभी कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इन द ईयर 2022। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट किसके लिए है? रशिया के लिए है। सबसे हाईएस्ट किसके लिए है? रशिया के लिए। देन हमारे पास है चाइना, देन ब्राजील एंड देन इंडिया। तो हमारे पास रशिया है, देन चाइना है, देन ब्राजील है, देन इंडिया है। इंडिया ऑप्शन नंबर डी, CABD ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, हमें इनको क्रोनोलॉजिकली या करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, नॉट क्रोनोलॉजिकली, करेक्ट ऑर्डर वाइज हमें इसे लगाना है। सबसे पहले क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फूड ग्रेन, इसे डिसाइड किया गया, MSP को डिसाइड किया गया। उसके बाद एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ फूड ग्रेन का। देन उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया? FCI के द्वारा इस फूड ग्रेन का प्रोक्यूरमेंट किया गया एंड उसके बाद इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। तो DBAC
ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस क्वेश्चन जल्दी से रीड करते हैं। आपको एक क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर गिवन है, ये कॉस्ट फंक्शन इस फॉर्म में है q रेज टू द पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ओके, आपसे कहा गया कि इस कॉस्ट फंक्शन का यूज कर आप टोटल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल कॉस्ट निकालो, एवरेज कॉस्ट निकालो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। कब? जब Q की वैल्यू हमारे पास 2 है और जो इन चारों की वैल्यू आती है उसके बाद से इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज Q क्यूब प्लस में Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। हम सबसे पहले इसका यूज कर क्या निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है हमारी कॉस्ट इज इक्वल्स टू में दिस। तो टोटल कॉस्ट मुझे निकालनी है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये मुझे टोटल कॉस्ट की ही वैल्यू गिवन है। अगर मैं इसमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्यू की जगह पे 2 पुट कर दूं तो मुझे टोटल कॉस्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 को पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास 15 है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है, मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे निकाल लेती हूँ। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने इस टोटल कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया है आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1। q की जगह पे 2 पुट कर दो तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 1, तो 12 और 4 16 प्लस में 1 17। तो मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है 17। और क्या निकालने को बोला गया है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में q हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा, राइट। 1 अपॉन में q हमारे पास बचेगा। इसमें हम 2 पुट कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस में ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई में 2। ये हमारे पास हमारा 1 बाई में 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 बाई में 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 प्लस में 1 बाई में 2 है हमारे पास। दिस इज 4 प्लस 3 7 प्लस में 1 बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग हमारा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 14 प्लस में 1 यानी कि 15 बाई में 2 यानी कि 7 पॉइंट में 5। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे एवरेज कॉस्ट की वैल्यू है। एक और चीज हमें निकालनी है, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। आपका आउटपुट लेवल कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करती है। जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, भले ही आपका आउटपुट 0 है तब भी कोई ना कोई कॉस्ट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो ये जो मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन है ना, इसमें ये मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिनोट कर रहा है और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिनोट कर रहा है। ओके, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने यहाँ पर लिखी, डिवाइड करा उसको Q से, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। अब हमें इसको अरेंज करना है, हमें अरेंज कर लेते हैं। इसको किस ऑर्डर में करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, दिस वन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास सबसे छोटी है। देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से बड़ा हमारे पास क्या है, एवरेज कॉस्ट। देन है टोटल कॉस्ट एंड देन है मार्जिनल कॉस्ट। तो AFC, AC, TC, MC। AFC, फिर हमारे पास है AC, देन है हमारे पास TC एंड देन है हमारे पास MC। ADBC इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आप मानो कि ये जो x है ये एक होल नंबर है, कोई भी नंबर विच इज इक्वल्स टू 2 और ग्रेटर देन 2, एंड इन सभी केसेस में आप जाकर देखो कि अगर x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है तो आपके पास जो भी आंसर निकल कर आते हैं डिफरेंट केसेस में, उन्हें आप यहाँ पर अरेंज करो। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज द अबव 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विद द लार्जेस्ट फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट लास्ट, ठीक है। अब मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि x की वैल्यू अगर 2 ही हो, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 यानी कि 0.50। अगर x की वैल्यू 2 है तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4, ये बन जाएगा 0.25। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा 1/3 यानी कि 0.33। और अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 2, x की जगह पे 2 पुट करा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 यानी कि 1/9 0.11। बस अब हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है हमारे पास, ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू है। फिर इससे बड़ी हमारे पास कौन सी है, दिस वन। फिर इससे बड़ी कौन सी है, दिस वन। एंड लास्ट में हमारे पास है D। तो ACBD ऑप्शन नंबर 1 इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने को कहा गया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? हर एक्स की वैल्यू, हमने कहा हमारा कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसकी वैल्यू -10 या 20 हो सकती है। तो जो भी हमारे पास हमें जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर की, तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास हमारे रैंडम वेरिएबल एक्स की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, हम उसका स्क्वायर करेंगे और उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक वैल्यू है -10, इसका स्क्वायर करेंगे और हम इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी वैल्यू 20 है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/4 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये क्या बन जाएगा? 100/4 यानी कि 25, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 50। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ओके, ऑल राइट, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास 20 का भी हम स्क्वायर लेंगे, इनटू में 3/4 करेंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 100/4 यानी कि 25, और ये बन जाएगा 400 इनटू में 3/4, तो इससे कैंसिल आउट कर कर ये बन जाएगा मेरे पास 325। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें वेरिएंस निकालना है इस y का जहां y इसके बराबर है। तो जब हम वेरिएंस ऑफ y निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम वेरिएंस निकालेंगे 20 का, प्लस में हम वेरिएंस निकालेंगे 10x का। किसी भी कांस्टेंट का जो वेरिएंस होता है वो 0 होता है। इसका वेरिएंस क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इनटू में वेरिएंस ऑफ x। तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इनटू में वेरिएंस ऑफ x। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सा ऐसा कर्व है जो हमें यहाँ पर कंट्री की पर कैपिटा इनकम एंड इनकम इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है? दैट इज योर कुज़नेट्स कर्व। इन्वर्टेड यू शेप कर्व होता है जो कहता है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो पहले इनइक्वालिटी यहाँ पर बढ़ती है, बट एक पॉइंट के बाद जब फर्दर यहाँ पर ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो इनइक्वालिटी फिर फॉल करने लग जाती है। तो द करेक्ट आंसर इज कुज़नेट्स कर्व। ठीक है, बाकी जिन भी कर्व्स का नाम इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, मैंने उन सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ डाइस इज रिग्ड इन अ वे दैट ईच ऑड नंबर इज ट्वाइस एज लाइकली टू अकर एज ईच इवन नंबर। व्हेन अ डाइस रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज ग्रेटर देन 3? चलो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी के बारे में, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, यानी कि किसी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो ऑड नंबर क्या होते हैं, अगर हम किसी डाइस के बारे में बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं, जिनमें से हमारे पास ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से होते हैं? 1 3 एंड 5। एंड इवन नंबर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? 2 4 एंड 6। ठीक है, ओके। हम कह रहे हैं किसी भी ऑड नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, और किसी भी इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, किसी भी ऑड नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी का दुगना है। तो लेट्स से अगर इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी x है, तो किसी भी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x है, दुगनी है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला? हमने बोला कि अगर मान लो हम लोग यहाँ पे डाइस को रोल करते हैं तो इन 6 में से कोई भी नंबर अपीयर कर सकता है। ओके, अब देखो 1 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? किसी भी ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2x। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 2x, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 2x, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 2x। क्यों? किसी भी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 2x है, तो हमने कहा इन तीनों में से कोई भी नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2x है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाती है? 6x। सिमिलरली किसी भी इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? x। तो 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी x है, 4 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी x है, 6 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी भी x है। तो हमने कहा 3x। ओके, मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने जितने भी हमारे प्रोबेबल वैल्यूज हैं जो हम जब डाइस को रोल करते हैं वो आ सकते हैं, तो मैंने सभी के प्रोबेबिलिटीज को यहाँ ऐड कर दिया। और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, तो मैंने प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर कर उनके सम को 1 के बराबर इक्वेट करा। मैंने ऐसा क्यों करा? ताकि मुझे इस x की वैल्यू मिल जाए। तो x की वैल्यू मेरे पास 1/9 आ चुकी है। इससे मुझे क्या पता चल गया? किसी भी इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपके पास यहाँ पे 2 4 या 6 के किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारे पास 1/9 है, और किसी भी ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/9 है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नंबर जो आपके पास आए दैट विल बी ग्रेटर देन 3। प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 3 आए, ग्रेटर देन 3 आए। ठीक है, तो देखो 3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होता है? हमारे पास 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। अब देखो 4 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 1/9।
5 आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि एक और नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर कितनी है, हमारे पास यहाँ पे कितनी है 2/9 अगेंस्ट 6, यानी कि एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 1/9। इन तीनों को ऐड कर दो 2 1 3 3 and 1 4, तो हमारे पास कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 3 है वो आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/9 निकल कर आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, आपसे कहा गया है कि मान लो वी हैव 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है, ठीक है। ओके, तो देखो पहला कॉइन ऐसा है, लेट्स से एक कॉइन ऐसा है जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे हेड ही हैं, उसमें टेल्स है ही नहीं। एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों साइड पे टेल्स ही हैं, उसमें हेड है ही नहीं। और एक फेयर कॉइन है जिसमें एक साइड पे हेड है और एक साइड पे टेल है। तो हमारे पास ऐसे 3 कॉइन है, ठीक है। आपसे कहा गया मान लो कि रैंडमली हमने इन तीनों में से किसी भी एक कॉइन को सेलेक्ट करा, इन तीनों में से किसी को भी, और हमने उसको टॉस करा। ओके, अब जब हमने उसको टॉस करा तो टॉस करने पर हमें हेड तो मिल गया, जैसे टॉस करा, टॉस करने पे हेड आया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हमारे पास हेड आ चुका है उस कॉइन को टॉस करने पे, तो जो उसकी दूसरी साइड है उस दूसरी साइड पर हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर साइड ऑफ दिस कॉइन इज टेल, तो दूसरी साइड उस कॉइन की टेल ही हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हेड आने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास हेड कितने हैं 1 2 3, ठीक है। गिवन दैट कि हेड आ चुका है, हमारे पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3। अगर हेड आ चुका है तो गिवन दैट कि हेड आ चुका है, दूसरी साइड पर टेल हो, ऐसा तो सिर्फ एक ही कॉइन है जिसमें अगर हेड आ चुका है तो दूसरी साइड पे टेल आए, तो हमारे पास टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो हमारे पास टोटल क्या निकल कर आ गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर जब हेड आ चुका है तो टेल आए, दैट इज 1/3। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे पास वेरिएंस क्या होता है। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू। तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं n इंटू में p इंटू में 1 माइनस में p। तो हमारे पास ये करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कंसिडर अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो उस सिचुएशन में हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, थ्रू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि माल्थूशियन मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को यहाँ पर हमें मैच करना है। तो देखो फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होती है, जहाँ डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों ही हाई होते हैं, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, दैट इज द स्टेज नंबर 1। अब हमारे पास सेकेंड स्टेज क्या होती है, जहां पे डेथ रेट तो कम हो जाता है लेकिन बर्थ रेट हाई रहता है। तो लो डेथ रेट बट बर्थ रेट अभी भी हाई है, तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेज है। सेकेंड स्टेज के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, दिस वन। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों लो हो जाते हैं। तो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऐसा हमारे पास स्टेज 3 में होता है, दिस वन। ओके, एंड लो बर्थ रेट हो एंड हाई डेथ रेट हो, ऐसी कोई स्टेज नहीं होती। तो इसके लिए फोर्थ करेक्ट है। तो 1 4 2 3 करेक्ट हमारे पास क्या है 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है OLS मॉडल से। तो OLS मॉडल की इनमें से कौन सी अजम्पशन करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है, या करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड। वैलिड मतलब करेक्ट कौन कौन सी अजम्पशंस है, हमें ये बताना है। पहली अजम्पशन ठीक है एंड थर्ड अजम्पशन ठीक है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एरर टर्म्स की यहाँ पर हमारे पास 0 होती है। यहाँ पे हेट्रोसिडास्टिसिटी नहीं होमोसिडास्टिसिटी होती है, इसलिए ये वाली बात गलत है। ऑटो कोरिलेशन नहीं, नो ऑटो कोरिलेशन होता है, इसलिए ये दोनों ही गलत है। और हाँ, हमारा जो मॉडल होता है उसमें पैरामीटर्स हैज टू बी लीनियर, इट हैज टू बी लीनियर इन पैरामीटर्स। यानी कि अगर लेट से हमारे पास ये हमारा मॉडल है तो इसमें ये जो बीटा 1 बीटा 2 है, ये जो पैरामीटर्स है इन्हें लीनियर होना होता है। तो हमारे पास क्या है, A एंड C हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से हमारे ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन कौन से, टैरिफ है, कोटा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, सेल्स टैक्स जैसा कुछ नहीं होता हमारे टैरिफ पॉलिसीज में। तो A B and D इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टीप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, इट रेंजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। हमें सोलो मॉडल की स्टेडी स्टेट के बारे में कौन सी बात ठीक है ये बतानी है। तो एक सोलो मॉडल की स्टेडी स्टेट के बारे में जो बात सही है, दैट इज कि यहाँ पर कैपिटल लेबर रेशियो डजंट चेंज। ओके, जो कैपिटल लेबर रेशियो है, जिसे हम लोग कैपिटल पर वर्कर कहते हैं, वो चेंज नहीं होता। और जो हमारे पास इनकम पर कैपिटा है वो भी चेंज नहीं होती। तो हमारे पास A एंड C करेक्ट है। रीजन क्या है, देखो कैपिटल लेबर रेशियो हमारा चेंज नहीं होता सोलो मॉडल की स्टेडी स्टेट में। ओके, कैपिटल लेबर रेशियो जैसे हम कह रहे हैं, कैपिटल पर वर्कर हमारी कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे सोलो मॉडल में क्या होता है कि ये जो आउटपुट पर वर्कर है, ये हमारे कैपिटल पर वर्कर का ही एक फंक्शन होता है, यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो का ही फंक्शन होता है। तो अगर कैपिटल लेबर रेशियो कैपिटल पर वर्कर कॉन्स्टेंट है, इसलिए आउटपुट पर वर्कर भी हमारी कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि जो इनकम पर कैपिटा है ये हमारी कॉन्स्टेंट रहने वाली है।
ओके, ऑलराइट। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ 10, 20 एंड 30 व्हेन द गिवन वेट्स आर। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमें ये वैल्यूज गिवन है और इनके जो यहाँ पर कैलकुलेट द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज, ठीक है। हमें यहाँ पर ये वैल्यूज गिवन है एक्स की और हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वेट गिवन है। हमें चारों ही केसेस में कैलकुलेट करना है और यहाँ पर फिर हमें बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात मैं आपको फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को उसकी वेट के साथ, सेकंड वैल्यू को उसके वेट के साथ और थर्ड वैल्यू को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 3 30 बन जाएगा, 20 2 40 बन जाएगा एंड 30 1 30। कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है हमारे पास यहाँ पे 100। सिमिलरली इसमें करेंगे 10 इंटू में 1 प्लस में 20 इंटू में 1, तो 10 प्लस में 20 एंड 30 इंटू में 3 यानी कि 90। तो 90 एंड 20 110 और प्लस में 10 कर देंगे 120। अब 1 2 एंड 3, तो 10 इंटू में 1 10, 20 इंटू में 2 40 एंड 30 इंटू में 3 हमारे पास बन जाएगा 90। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 90 एंड 40 130 एंड 10 140। उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है 2 1 एंड 2। तो हमारे पास क्या है 10 2 20 है, प्लस में 20 1 20 है, प्लस में 30 2 60 है। तो हमारे पास क्या है 60 20 80 80 एंड 20 100। अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, हमने हर एक एक्स की वैल्यू को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करा चारों ही केसेस में। लेकिन हमें एक काम हर एक केस में और करना होगा, वेट्स के सम से डिवाइड भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको ये जो मेरे पास हर एक एक्स की वैल्यू को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर आंसर निकला है उसे मैं इन वेट्स के सम से डिवाइड करूंगी। तो 3 + 2 5 5 + 1 6, ये 100/6 है। ये क्या बन जाएगा 3 + 1 4 4 + 1 5, तो ये हमारे पास 120/5 है। 24 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा होगा, राइट, यस। इसको हम करेंगे 3 + 2 5 5 + 1 6, तो ये 140/6 आएगा और यहाँ पे 2 + 2 4 + 1 5 यानी कि यहाँ पे 20 आएगा। अब देखो आप बाकियों को भी सॉल्व कर लेना कि इन दोनों केसेस में क्या आ रहा है, और उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यूज आए उसके बेसिस पर आप इन चारों केसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना। मतलब जिस केस से सबसे बड़ा आंसर आया है पहले उसे अरेंज करना, देन उससे कम एंड देन सबसे छोटे को। ओके, ऑलराइट। आपको यहाँ पर इनके बारे में जो पॉइंट्स गिवन है उसको उसके करेक्ट आंसर के साथ मैच करना है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑलराइट, लोकेटिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड चार्जिंग ईच ऑफ देम अ यूनिक प्राइस, इसे हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या बोलेंगे, ओके, लोकेटिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, नो सॉरी, यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का केस है तो दिस विल बी फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिवाइडिंग कंज्यूमर्स इनटू मार्केट्स विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज, अब यहाँ पर हमने कंज्यूमर्स को डिवाइड कर दिया है तो ये हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बनेगा। इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ अनदर गुड विद द मेन गुड सोल्ड एंड चार्जिंग द कंज्यूमर अ हायर प्राइस, इसे हम बंडलिंग कहते हैं। और चार्जिंग कंज्यूमर्स या कस्टमर्स अ डिफरेंट प्राइस डिपेंडिंग ऑन डे ऑफ द वीक, इसे हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में जब हमने बात करी है तो दैट इज आवर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन डिवाइड करा हम लोगों ने अगर कंज्यूमर्स को इलास्टिसिटी के बेसिस पर, दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री है तो थर्ड डिग्री यहाँ पर हमारे पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। देन इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ अनदर गुड विद दिस इज कॉल्ड बंडलिंग एंड इसके लिए सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3412। 3412 is the correct answer for this question. 3412. Let's check 3412 this one. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़े से ही अब हमारे क्वेश्चंस और बाकी हैं, जल्दी से आप लोग एक बारी फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से एक बारी रीड कर लो। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास, हमें बोला गया है कि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स का डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, गलत है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती हैं हमारी, उनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, नहीं होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। आउटपुट ऑफ वन कॉर्नर duopoly firm depends on the output of the other firm, that is correct. And monopolistic firms do not have a supply curve, that is also correct. तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आपको यहाँ पर इसको मैच करना है, मैंने आपके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर रख रखा है। पावर ऑफ अ टेस्ट क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, बाइस्ड एस्टिमेटर क्या है एंड व्हाइट नॉइज एरर क्या है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1324। आप इसे रीड भी कर सकते हो,
ओके तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 1324, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज की रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट हमें हेल्प करता है इनइक्वालिटी को मेजर करने में, जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस लेवल में चेंजेस को मेजर करने में हेल्प करता है, हेड काउंट रेशियो हमें हेल्प करता है पॉवर्टी को मेजर करने में, एंड डेप्रिसिएशन हमें मेजर करने में हेल्प करता है वियरिंग आउट ऑफ कैपिटल को। तो 4321 तो हमारे पास करेक्ट क्या है, 4321 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके का, आपको मीन की वैल्यू बतानी है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन वैल्यू होती है उसे हम लैम्डा कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये जो गिवन है इसमें e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, या इस फॉर्म में। तो ये जो लैम्डा हमें यहाँ पर गिवन है ना, यही हमारी मीन वैल्यू है। तो लैम्डा की जगह पर क्या है 2, तो हमारे पास मीन वैल्यू 2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर इन कर्व्स को इनके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। कुज़नेट्स कर्व हमें किस चीज में हेल्प करता है, हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमें इनइक्वालिटी को मेजर करने में हेल्प करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इनइक्वालिटी। तो हमारे पास करेक्ट हो जाता है इसके लिए 3। हमारे पास फिशर इफेक्ट है। फिशर इफेक्ट हमारी किस चीज में हेल्प करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट किस चीज में हेल्प करता है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से यहाँ पे सारी ही चीजें दिखा देती हूँ। देखो कुज़नेट्स कर्व के बारे में आपको पता है, फिशर इफेक्ट हमें क्या हेल्प करता है, इट स्टेट्स दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसके बराबर होता है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। ओके तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट। तो 4th हमारे पास फिशर इफेक्ट के लिए करेक्ट है। जी कर्व इफेक्ट हमें किस चीज को हेल्प करता है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करंट अकाउंट बैलेंस। तो हमारे पास फर्स्ट है। एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट, इट explains the relationship between the autonomous investment and output. So 3412 is the correct answer for this question. 3412 is the correct answer for this question. राइट आप इसको यहाँ से रीड भी कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे दैट वी हैव इज, सतीश अपनी डाइट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, रोटी और दाल। एक कप दाल की कीमत 2 रुपए है और एक रोटी की जो कीमत है वो 1 रुपी है। यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ 13 रुपीज ही फूड पे स्पेंड करेगा। तो इनमें से वो कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकता है। हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अगर मान लो वो 3 रोटी लेता है, हर रोटी की कीमत 3 रुपए है, तो 3 रुपए उसने यहाँ पे खर्च करे। और 5 कप दाल लेता है तो हर कप दाल की कीमत 2 रुपए है, तो 10 रुपए उसने यहाँ पे खर्च करे। देखो उसके जो 13 रुपए थे वो उसको यहाँ पे यूज कर पाया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। आई होप यहाँ तक की बात एकदम सभी को क्लियर हो चुकी होगी। और इसी के साथ बच्चे आपका यहाँ पे जो हमारा 2024 का CUET PG का पेपर सोल्यूशन था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज मैं बता दूं, ये तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को देखा, सोल्यूशन को देखा, बट अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए होती हैं एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड। तो आप सभी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी CUET PG इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एंड अदरवाइज भी सब्जेक्ट रिलेटेड मिलती है। सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं। अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये तो बस एक पेपर एनालिसिस था, पेपर सोल्यूशन था। अगर आप पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो यहाँ आप चाणक्य अल्टीमेट बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज है अलॉन्ग विद ऑल दीज एडिशनल फीचर्स। अगर आप चाहें तो चाणक्य अल्टीमेट के साथ, अगर आप चाणक्य अल्टीमेट में एनरोल नहीं करें तो आप महापैक परचेज कर सकते हैं। महापैक में आपको सभी बैचेस पर यहाँ पर क्या मिल जाती है, एक्सेस मिल जाती है। तो जितने भी अभी हमारे करंट बैचेस है, जितने भी अपकमिंग बैचेस है, सब पर आपको यहाँ पर एक ही बारी में मिल जाती है। सो दिस इज द मेल आईडी जहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बैच रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है। दिस इज द कोड विच यू कैन यूज टू अवेल द एडिशनल डिस्काउंट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स एंड द सेशन हियर ओनली एंड आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन क्लियर होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा।